नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। ठीक 25 साल पहले रियो दी जेनेरियो में एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला लिया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने तय किया था कि हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। इसके बाद हर साल अलग अलग थीम पर दुनिया भर में जल को लेकर जागरूकता फैलाई गई, लेकिन लक्ष्य से आज भी हम दूर हैं। पानी और जिंदगी के बीच के संबंध पर दुनिया भर में कई पड़ताल हो चुकी हैं, कई अध्ययन हो चुके हैं जो इस बात की कलई खोलते हैं कि दुनिया की बड़ी आबादी आज भी साफ पानी से महरूम है। विशेष में आज हम इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, साथ ही बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस तरह की सिंधु जल संधि को लेकर बातचीत चल रही है, क्या रहा इसका नतीजा और इसका दरअसल इतिहास क्या है। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। संयुक्त राष्ट्र हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के तौर पर मनाता है। इस साल दुनिया भर में अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर की थीम पर यह दिवस मनाया जा रहा है। वेस्ट वाटर पर्यावरण के लिहाज से बड़ा मुद्दा रहा है। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है वेस्ट वाटर पर वैश्विक जागरूकता। विश्व जल दिवस के मौके पर 22 मार्च को राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जल संरक्षण को लेकर संकल्प दिखाया। उन्होंने सदन में मौजूद सभी सांसदों से इस मुहिम में शामिल होने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि पानी के इस्तेमाल के वक्त लोगों को सतर्कता बरतने की दरकार है। Indiscriminate release of effluents and untreated wastewater is polluting our fresh water resources. I hope the entire House will join me in supporting the conservation of fresh water resources for the availability of sufficient potable water for all and increase water recycling for the preservation of this valuable natural resource for our future generations. पानी को लेकर चिंता की कई वजहें हैं। ये तस्वीरें हैं देश की राजधानी दिल्ली की और नदी है यमुना। भारत की सबसे बड़ी नदियों में शुमार यमुना आजकल दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक हो गई है। अगर सिर्फ दिल्ली में यमुना के बहाव को एक पूरी नदी मान लें, तो ये दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी साबित होगी। इसके पीछे कारण कई हैं, लेकिन कारखानों से निकलने वाले कचरे और नालियों का पानी प्रमुख वजह है। आलम यह है कि यमुना प्रदूषण को रोकने के लिए कई योजनाओं के बावजूद गंदगी बढ़ती गई। देश की राजधानी यानी देश की जहां सबसे ज्यादा पैसा, रिसोर्सेज, अटेंशन, इंस्टीट्यूट्स है, उसमें हम हमारा वेस्ट वाटर ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से यमुना जो देश की सबसे बड़ी नदी में से एक है, उसका हाल देश में सबसे गंदी नदियों में से एक हो गया है। ये एक समय है हम वास्तव में कुछ सीखें, हमारा जो पूरा गवर्नेंस है उसको ठीक करें और वेस्ट वाटर को एसेट बनाएं, उसको ट्रीट करके, और लोकल वाटर सिस्टम्स और रेन वाटर को फोकस बनाएं और ग्राउंड वाटर सस्टेनेंस और रेगुलेशन को फोकस बनाएं, तो हमारा भविष्य बेहतर हो सकता है। अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर को इस बार विश्व जल दिवस की थीम बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक घर, शहरों, कारखानों और खेती में इस्तेमाल होने वाला करीब 80% पानी पर्यावरण को प्रदूषित करता है। संयुक्त राष्ट्र का लक्ष्य है कि पानी के इस्तेमाल को कम किया जाए और इसे फिर से इस्तेमाल करने लायक बनाया जा सके। सतत विकास लक्ष्य के छठे भाग में इस बात पर भी जोर दिया गया है। इसके मुताबिक 2015 में 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। लिहाजा कई जगहों पर जल संरक्षण पर भी जोर देने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। अधिकांश जो हमारा पीने का पानी है उसका अधिकांश हिस्सा 60 से 80% तक का हिस्सा जो है वो ज़मीन के अंदर से आता है, और वो जो है बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, ज़मीन का स्तर का पानी जो है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसका संरक्षण करें, और न सिर्फ संरक्षण करें उस तरीके से कि जो नीचे जा रहा है उनको वापस पानी उसके अंदर कैसे डालें, बल्कि इस तरीके से जो हमारे पास प्राकृतिक रूप से जो पानी आता है वर्षा के रूप में, उसका कैसे हम इस्तेमाल करें, कैसे उसको बेकार न जाने दें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में करोड़ों लोग साफ पानी नहीं पीने के चलते हर साल बीमारियों के चपेट में आते हैं। आंकड़ों के मुताबिक 180 करोड़ लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिलता और इसके चलते उन्हें हैजा, टाइफाइड और पोलियो जैसी बीमारियों से जूझना पड़ता है। WHO के मुताबिक गंदे पानी और साफ सफाई के अभाव के चलते सालाना 8,42,000 लोगों की मौत हो जाती है।
लिहाजा साफ पानी तक लोगों की पहुंच सुनिश्चित करने के साथ साथ पानी की बर्बादी रोकने पर भी संयुक्त राष्ट्र का जोर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पानी को लेकर चिंताएं तो दशकों से जताई जा रही हैं, लेकिन 1990 के दशक में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी गंभीरता को पहचाना। 1992 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यह तय हुआ कि इस दिशा में गंभीरता से काम करने की दरकार है, और तब से अब तक हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रियो दी जेनेरो में 1992 का सम्मेलन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अर्थ समिट नाम से मशहूर इस सम्मेलन में कई अहम फैसले हुए। इनमें से एक फैसला था 22 मार्च को विश्व जल दिवस के तौर पर मनाने का। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस पर मुहर लगाई और 1993 से हर साल अलग अलग थीम पर जल दिवस मनाया जा रहा है। साफ पानी के महत्व और जल स्रोतों को टिकाऊ बनाने के लिए इसके बाद कई मुहिम चलाई गईं। ये यूनाइटेड नेशंस में इसके ऊपर चर्चा हुई थी कि विश्व में पानी की समस्या बढ़ रही है और इस पानी की महत्ता लोग ज़्यादा समझे, इसलिए उन्होंने उस साल से शुरू किया कि हर साल हम 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाएंगे और हर साल एक थीम लेके उसको फोकस करेंगे, जिससे कि अलग अलग इश्यूज पे फोकस आ सके। खासकर विकासशील देशों के बीच पानी को लेकर जागरूकता फैलाना संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे में अहम है। इनमें पानी की कमी, जल प्रदूषण, पर्याप्त जल की आपूर्ति और साफ सफाई का मामला बेहद महत्वपूर्ण है। जल और सफाई को लेकर मानवाधिकार बहाल करने की मांग भी उठती रही है। जानकार मानते हैं कि जल संरक्षण से लेकर इसके अलग अलग पहलुओं पर भी काफी काम करने की दरकार है। 25 साल हो रहे हैं जब से हमने ये विश्व जल दिवस मनाना शुरू किया और संयुक्त राष्ट्र ने इसका रखा ही इस पर एक अलग से दिन तय किया सबकी सहमति से, देशों की सहमति से, ताकि लोगों का ध्यान जाए कि जो जल है, पानी है, वो एक सीमित संसाधन है। वो ऐसा नहीं है कि आपके पास लगातार उसी मात्रा में रहेगा जिस मात्रा में, और लगातार घटता जा रहा है। इस बार जल दिवस की थीम है अपशिष्ट जल। 2016 में जल और नौकरी को थीम बनाया गया। इसी तरह 2015 में जल और सतत विकास, 2014 में जल और ऊर्जा, 2013 में जल सहयोग, 2012 में जल और खाद्य सुरक्षा, 2011 में शहरों के लिए जल और 2010 में जल को लेकर बराबरी के हक को थीम बनाया गया। यानी विश्व जल दिवस के बहाने ये बताने की कोशिश की जा रही है कि पानी के बगैर जीवन का कोई भी हिस्सा पूरा नहीं हो सकता। इस देश में करीब 62,000 मिलीलीटर पर डे प्रतिदिन, मिलियन लीटर प्रतिदिन वेस्ट वाटर जनरेट होता है और उसको ट्रीट करके स्वच्छ बनाने की कैपेसिटी मात्र 1/3 है इस देश के पास। उसका मतलब है करीब 30 से 40,000 मिलियन लीटर प्रतिदिन वाटर जो है वो फिर न सिर्फ जाया जा रहा है बल्कि वो हमारे प्राकृतिक संसाधनों को भी प्रदूषित कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक दुनिया की 2/3 आबादी ऐसे इलाके में रहती है जो कम से कम 1 महीना पानी की किल्लत से जूझता है। करीब 50 करोड़ लोग ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पानी की खपत स्थानीय स्रोतों की क्षमता से 2 गुनी है। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के मुताबिक उच्च आय वाले देश 70% पानी को फिर से इस्तेमाल लायक बना लेते हैं, जबकि उच्च मध्य आय वाले देशों में यह आंकड़ा घटकर 38% और निम्न आय वर्ग वाले देशों में 28% तक पहुंच जाता है। यानी अपशिष्ट जल को फिर से इस्तेमाल करने की दिशा में अभी लंबा सफर बाकी है। इस साल की थीम के मुताबिक दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र इसी बात पर जोर दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में पानी की कमी विकराल समस्या बन चुकी है। शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के दबाव में भूजल का स्तर लगातार नीचे गिर रहा है और अगर वक्त रहते जल संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया तो भारत के ज्यादातर बड़े शहर 2020 तक सूख जाएंगे। देश के कई राज्य पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी की अंधाधुंध दोहन से जमीन के अंदर के पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जलाशय सूख रहे हैं और नदियों में पानी का बहाव घट रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक साल दर साल घट रही बारिश से भूगर्भीय जल का स्तर काफी कम हो गया है। देश के 55% कुएं तकरीबन सूख चुके हैं।
पिछले 10 साल में भूगर्भीय जल का स्तर 54% तक कम हुआ है। हर साल बढ़ती गर्मी से आने वाले वर्षों में सूखे की समस्या और गंभीर होने की आशंका है। दक्षिण भारत में बहुत गंभीर अकाल है। शायद पिछले 140 साल में जितना गंभीर अकाल नहीं उतना अभी इस साल तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में और कुछ हद तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। और अगले साल की मॉनसून पे खतरा मंडरा रहा है कि एल नीनो आएगा तो फिर बारिश पे असर होगी। और ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, उसकी असर ये इसके ऊपर सबसे देखी जा रही है। तो कहां पर बहुत कम बारिश हो रही है और कहीं पर बहुत ज्यादा। देश में सालाना औसत बारिश 1170 मिलीमीटर है, जो पश्चिमी अमेरिका से करीब 6 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद शहरी इलाकों में करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मयस्सर नहीं होता। ग्रामीण इलाकों में 70% लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 33 करोड़ लोग ऐसी जगह रहने को मजबूर हैं जहां हर साल भयंकर सूखा पड़ता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 वर्षों के दौरान सूखे की वजह से भारत में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। सिस्टम से उसको फोकस करना जरूरी है, लेकिन हमारा जो पूरा जल संसाधन मंत्रालय और जल संसाधन जो नीतियां हैं और प्रोग्राम्स है वो बड़े प्रोजेक्ट्स पे है। जैसे सरकार कहती है हम रिवर लिंकिंग करना चाहते हैं, तो रिवर लिंकिंग से पानी की समस्या हल नहीं होगी, वो और गंभीर होगी। जैसे केन बेतवा सबसे पहली लिंक लेना चाहते हैं, वो बुंदेलखंड से पानी अपर बेतवा बेसिन में ले जाना चाहते हैं। बुंदेलखंड जो सूखाग्रस्त इलाका है उसका पानी वो लोग कहीं और ले जाना चाहते हैं जहां पर बारिश 900 मिलीमीटर से ज्यादा है। हालांकि देश में कई नदियां हैं, लेकिन उपलब्ध पानी की क्वालिटी बेहद खराब है। कई जगह नदियों का पानी पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं बचा है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से पानी की मांग भी बढ़ रही है। फिलहाल कुल खपत का 85% पानी खेती, 10% उद्योगों और 5% पानी घरों में इस्तेमाल होता है। विश्व बैंक के मुताबिक भारत में 2030 तक पानी की मांग कुल आपूर्ति से 2 गुना होगी। 1994 में देश में मीठे जल की मौजूदगी प्रति व्यक्ति 6000 घन मीटर थी। सन 2000 में ये प्रति व्यक्ति 2300 घन मीटर रह गई। 2025 तक इसकी उपलब्धता घटकर प्रति व्यक्ति मात्र 1600 घन मीटर रहने की आशंका है। तो अभी आप देखेंगे कि स्थिति ये है कि करीब मात्र 6% पानी जो पूरी वर्षा का हमें मिलता है साल भर में, इस देश का आंकड़े बताते हैं, वो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से उसको हम बचा पाते हैं। बाकी सारा का सारा बेकार जाता है। तमाम महानगरों में पानी की समस्या आम है। प्रति व्यक्ति पानी की खपत के लिहाज से दिल्ली दुनिया में पहले स्थान पर है। यहाँ पानी की प्रति व्यक्ति खपत 272 लीटर है। इसकी बड़ी वजह पानी की बर्बादी और औद्योगिक खपत है। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में पानी की बोतल के 10,000 से ज्यादा अनाधिकृत कारखाने हैं। दिल्ली एनसीआर में 64 कारखानों के पास पानी की पैकेजिंग का लाइसेंस है। यहाँ पेप्सी और कोक जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बॉटलिंग प्लांट भी हैं, जिसमें रोजाना कई लाख गैलन पानी की खपत होती है। हमको बार बार ये इस आंदोलन को बनाना होगा, मुहिम को चलाना होगा, ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ जाए कि हम जल संरक्षण की ओर ध्यान दें। और उसके न सिर्फ इस तरीके से कि जमीन से के अंदर का जो पानी है या बरसात का पानी है वो हम कैसे अच्छे तरीके से उसको हम संरक्षित कर सकें, बल्कि इस तरीके से भी कि जो हम पानी का व्यर्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकार इस्तेमाल कर रहे हैं, बेकार होने दे रहे हैं, उसको हम कैसे बहुत अच्छे तरीके से उसका हम इस्तेमाल कर सकें। देश में कोई ठोस जल संरक्षण नीति नहीं है। शहरों में वितरण नेटवर्क में गड़बड़ी की वजह से रोजाना लाखों गैलन पानी बेकार हो जाता है। देश भर में बारिश का 65% पानी बहकर समुद्र में चला जाता है। रोजाना 4 लाख लीटर पानी गंदे नाले में छोड़ा जाता है, लेकिन इसमें से महज 20% ही दोबारा इस्तेमाल हो पाता है। अगर देश भर में होने वाली कुल बारिश का महज 5% भी संरक्षित कर लिया जाए
तो 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की साल भर जरूरत पूरी हो सकती है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैकम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। भारत की नदियां पानी के लिहाज से देश की रीढ़ हैं। नदियों की साफ सफाई और संरक्षण के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं, तो पानी के लिए नदियों के बंटवारे पर भी बहस हो रही है। और यह बहस घरेलू स्तर पर भी है तो पड़ोसी मुल्कों के साथ भी मतभेद बरकरार हैं। ऐसा ही एक मामला है सिंधु नदी जल विवाद। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल मामले पर अटकी बातचीत फिर शुरू हो गई है। इस्लामाबाद में हफ्ते की शुरुआत एक नई पहल के साथ हुई। 56 सालों से जारी सिंधु नदी विवाद पर भारत और पाकिस्तान एक मेज पर आए तो मसला हल होने की उम्मीद बंधी। सोमवार और मंगलवार को दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के बीच 113वीं बातचीत हुई। पाकिस्तान के जल और ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान जारी कर बताया कि बैठक में प्रस्तावित भारतीय पनबिजली परियोजनाओं मियार, लोअर कालनई और पाकल दुल पर भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि किशनगंगा और रातले पनबिजली परियोजनाओं पर मतभेद दूर करने के लिए अगली बातचीत 11 अप्रैल को वॉशिंगटन में होगी। रतले के ऊपर अब इसके ऊपर जो है वो अगले माह जो है अप्रैल 11, 12, 13 को अमेरिका में वॉशिंगटन में मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात जो है दोबारा रिज्यूम किए जा रहे हैं। हमारी डिमांड जो है उसको रिस्पेक्ट किया गया है। भारत की ओर से सिंधु जल आयुक्त पीके सक्सेना के नेतृत्व में 10 सदस्यीय दल ने बातचीत में हिस्सा लिया। इसमें विदेश मंत्रालय के अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ शामिल रहे, जबकि पाकिस्तानी दल का नेतृत्व मिर्जा आसिफ सईद ने किया। पाकिस्तान के जल और ऊर्जा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस वार्ता की शुरुआत को दोनों देशों के संबंधों के लिए अच्छा बताया। हमें खुशी है कि बिलाखिर भारत अब सिंध ताश माहदे के तहत कमीशन की सतह के मुज़ाकरात फिर शुरू करने पे आमादा हो गया है। हम भारतीय हुकूमत के इस फैसले पर भारतीय वफद की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। पिछली बैठक मई 2015 में हुई थी। अगली बैठक साल 2016 में होनी थी, लेकिन उरी में हुए आतंकवादी हमले के बाद इसे टाल दिया गया। सितंबर में हुए इस हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया था। भारत ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देने पर अगर यूं ही आमादा रहा तो भारत संधि जारी रखने पर पुनर्विचार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकते। – 2015 में इस बारे में आपसी बातचीत से सहमति नहीं बन सकी। तब इस मामले को पाकिस्तान विश्व बैंक के जरिए अंतर्राष्ट्रीय पंचायत में ले गया। सिंधु जल संधि में विश्व बैंक की हैसियत मध्यस्थ की है। 11 अप्रैल को प्रस्तावित वार्ता उसी के तत्वाधान में होगी। दोनों देशों ने इस विवाद के मद्देनजर सिंधु जल आयुक्त बनाए हुए हैं और इनकी हर 6 महीने में बैठक होना भी तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लेकिन सिंधु जल समझौते पर इस्लामाबाद बैठक विवादों से नहीं बच सकी और इसकी जड़ में एक बार फिर पाकिस्तान का असंवेदनशील रवैया ही सामने आया। पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त मिर्जा आसिफ बेग ने बयान दिया कि भारत मियार प्रोजेक्ट को रोकने के लिए राजी हो गया है और पाकिस्तान की इस गलत बयानी का भारत ने तुरंत खंडन भी किया। सिंधु जल समझौते पर इस्लामाबाद बैठक के दूसरे दिन मंगलवार को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी आपत्तियों के बाद भारत ने हिमाचल प्रदेश की मियार पनबिजली परियोजना का डिजाइन वापस ले लिया है। यही नहीं, पाकिस्तान की ओर से यह भी दावा किया गया कि भारत इस परियोजना पर काम रोकने पर राजी हो गया है। इस बयान की खबर पर भारत ने पहले तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब पाकिस्तान ने इस पर प्रेस बयान जारी किया तो इस्लामाबाद में भारत के उच्चायोग ने आधिकारिक ट्वीट कर पाकिस्तान के बयान का खंडन किया। भारत ने साफ किया कि सिंधु नदी पर बन रहे मियार प्रोजेक्ट पर भारत पहले से ही चल रहे काम को नहीं रोकेगा और पाकिस्तान की ओर से आया ये बयान तथ्यात्मक रूप से गलत है। हालांकि भारत की ओर से यह भी कहा गया कि समझौते के मुताबिक प्रोजेक्ट के डिजाइन पाकिस्तान को सौंप दिया गया है, लेकिन इसे रोकने के पाकिस्तान के अनुरोध को भारत ने स्वीकार नहीं किया है। पाकिस्तान की ओर से जारी बयान में यह दावा किया गया कि भारत जम्मू कश्मीर की लोअर कालनई और पाकल दुल परियोजनाओं पर भी पाकिस्तान की आपत्तियों पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो गया है और आयोग की अगली बैठक में भारत इस पर अपना जवाब देगा। दावा किया गया कि भारतीय पक्ष पाकिस्तानी सिंधु जल आयोग के निरीक्षण दौरे के लिए भी तैयार हो गया है और ये दौरा अगस्त 2017 से पहले होने की उम्मीद है। पाकिस्तान ने बाढ़ के मौसम में चिनाब नदी पर बने
बगलिहार और सलल बांधों से निकलने वाले अतिरिक्त पानी का ब्यौरा देने का भी आग्रह किया है ताकि समय से बाढ़ की चेतावनी जारी की जा सके। बयान के मुताबिक भारत पाकिस्तान के इस आग्रह पर विचार के लिए भी राजी हो गया है और उम्मीद जताई कि आगामी मौसम से पाकिस्तान को ये आंकड़े मिलने शुरू हो जाएंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और आइए जान लेते हैं कि सिंधु नदी समझौता दरअसल है क्या और उसका इतिहास क्या है। 1947 में भारत की आजादी के साथ ही देश का बंटवारा हुआ। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच संसाधनों और संपत्तियों के बंटवारे की होड़ शुरू हुई। इसी दौरान सिंधु नदी के पानी को लेकर विवाद हुआ। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत को पानी की ज्यादा जरूरत के मद्देनजर भारत ने स्टैंड स्टिल समझौता किया, लेकिन समझौता ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। वजह थी पाकिस्तान की कश्मीर की मांग। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के दोनों प्रांतों को फिर से पानी देना शुरू कर दिया। इस बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने समस्या के निपटारे के लिए नए रास्ते तलाशने शुरू किए। करीब एक दशक के मंथन के बाद इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी मौजूदा विश्व बैंक की मदद से दोनों देशों के बीच 19 सितंबर 1960 को कराची में ऐतिहासिक समझौता हुआ। इसका नाम इटक्स वाटर ट्रीटी यानी सिंधु समझौता रखा गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू और जनरल अयूब खान की मौजूदगी में समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। ये इतिहास में भारत की उदारता के रूप में दर्ज हुआ। 6 नदियां हैं, इंदस, चेनाब, झेलम, सतलज, रावी और बियास। उसमें सतलज, रावी और बियास भारत को दी गई है। आप उसमें कुछ भी जो भी उपयोग कर सकते हैं उतना पानी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो ऊपर की 3 नदियां हैं, चेनाब, झेलम और इंदस, उसमें भारत को लिमिटेड अधिकार है, हाइड्रो पावर के लिए, इरिगेशन के लिए, स्टोरेज के लिए। समझौते के तहत सिंधु की सहायक नदियों को पूर्वी और पश्चिम नदियों में बांटा गया। पूर्वी नदियों में सतलुज, ब्यास और रावी नदी को शामिल किया गया, जबकि पश्चिम नदियों में झेलम, चेनाब, सिंधु नदी को रखा गया। समझौते में पूर्वी नदियों के पानी के इस्तेमाल का हक भारत को मिला और पश्चिमी नदियों के पानी का उपयोग पाकिस्तान को दिया गया। इसके मुताबिक बाढ़ प्रबंधन, बिजली बनाना और सिंचाई का भारत पश्चिमी देशों के पानी का प्रयोग भी कर सकता है। स्थायी सिंधु आयोग का गठन किया गया, जिसमें दोनों देशों के कमिश्नर वक्त वक्त पर मिलकर दिक्कतों को दूर करने का काम करेंगे। किसी तरह के विवाद की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जाने का प्रावधान है। और जब भी भारत कोई प्रोजेक्ट बनाता है तो फिर उसका काम है कि वो प्रोजेक्ट्स का इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के शेयर करे। पाकिस्तान फिर इसके ऊपर सवाल उठा सकता है। जब वो सवाल का हल नहीं निकलता है तो फिर वो डिफरेंस हो जाता है, उसके फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट बैठता है, और यदि वो डिस्प्यूट हो जाता है उससे भी आगे जाके तो एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बैठता है। भारत ने यह समझौता शांति कायम करने की नीयत से किया था, लेकिन समझौते के 5 साल के अंदर ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। 1965 में कश्मीर में घुसाई पाकिस्तानी फौज को मुंह की खानी पड़ी। हालांकि भारत ने इस समझौते को जारी रखा। इसके बाद 1971 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ। 1999 में एक बार फिर कारगिल में पाकिस्तानी फौजें घुस आईं। इस बीच मुंबई, पठानकोट और उड़ी में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान के शामिल होने के सबूत मिले। भारत का कहना है कि ऐसे माहौल में पाकिस्तान के साथ लगातार उदारता दिखाते रहना संभव नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बहरहाल पानी बचाओ मुहिम को लेकर मंथन लगातार जारी है। कई फैसले हुए, कई समितियां बनी, लेकिन तस्वीर जस की तस बनी हुई है। पीने का साफ पानी आधी आबादी को मैसर नहीं, लेकिन कुछ सराहनीय कदम भी उठे हैं जिससे पानी संरक्षण को की जो मुहिम है उसे सफल होने की उम्मीद नजर आ रही है। जाते जाते आपको ये खास रिपोर्ट के साथ हम छोड़े जा रहे हैं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से 97% पानी सागरों और महासागरों में है जो नमकीन है और पीने के काम नहीं आ सकता। इस तरह केवल 3% पानी ही पीने लायक है। जाहिर है साफ पानी का बड़ा दारोमदार हमारी नदियों पर है।
लेकिन नदियों में बढ़ता प्रदूषण और उनका दोहन न सिर्फ नदियों की पारिस्थितिकी बल्कि इंसानी जीवन पर भी भारी पड़ता जा रहा है। नदियों को बचाने की कई वैश्विक मुहिमों के बावजूद हालात नहीं बदले। लेकिन हाल ही में नदी संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए गए। न्यूजीलैंड की संसद ने एक ऐसा कानून पास किया जिसमें एक नदी, जिसे वांगानुई नदी के नाम से जाना जाता है, उसे मानव का दर्जा दिया गया। ये नदी न्यूजीलैंड की तीसरी सबसे बड़ी नदी और माओरी आदिवासी समुदाय के लोगों की पूर्वज मानी जाती है। संसद से पारित कानून के मुताबिक वांगानुई नदी बतौर मानव मानी जाएगी और उसे वही अधिकार मिलेंगे जो एक जीवित इंसान को मिलते हैं। नदी को किसी भी तरह का कोई नुकसान माओरी आदिवासी समुदाय का नुकसान माना जाएगा। इसके लिए कानून में दंड का भी प्रावधान किया गया है। न्यूजीलैंड की संसद के ऐतिहासिक फैसले के बाद भारत में भी इसका असर देखने को मिला। बीते 20 मार्च को नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐसा ही एक फैसला सुनाया जिसमें गंगा और यमुना को मानव का दर्जा देने की बात कही गई। साथ ही गंगा यमुना के आसपास फैले अतिक्रमण का भी जल्द से जल्द निपटारा करने का फरमान जारी किया गया। कोर्ट ने 3 सदस्यों की कमेटी भी बनाई जो बतौर प्रतिनिधि का काम करेगी। हाईकोर्ट के फैसले को एक नजीर के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूजीलैंड की संसद ने जो है जीवित पर्सन्स के राइट दिए थे। माननीय न्यायालय ने गंगा को जीवित व्यक्ति के राइट देते हुए डायरेक्टर जनरल नमामि गंगे अथॉरिटी जो है और चीफ सेक्रेटरी और एडवोकेट जनरल उनको अधिकृत किया है कि गंगा के मामले में गंगा की तरफ से ओर से राइट टू सू और बी सूड ये दिया गया है। जो आदेश आया बहुत अच्छा संदेश है समाज को कि इसको भी एक जीवित व्यक्तियों की तरह से समझा जाए और उसी तरह उनको अधिकार दिए जाए। हमारी कोर्टें गंगा को लेके बड़ी संजीदा हैं। अधिकारियों से मेरा निवेदन है कि अब इस पे कार्रवाई करें। पानी की अहमियत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन बिन पानी सब सून की कहावत दुनिया के कई हिस्सों में पूरी होती नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।